नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन रिपोर्टर्स लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार और झारखंड की राजनीति की, जानेंगे जन मुद्दों को और बात करेंगे इस पर, जानेंगे इसकी जमीनी हकीकत, वो भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी के लिए राजमहल और सिंहभूम लोकसभा सीट प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर आला कमान तक के सदस्य सक्रिय है। अपने पक्ष में जनादेश के लिए बीजेपी नेताओं का देवघर प्रवास भी लगातार जारी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आगामी आम चुनाव में बीजेपी झारखंड के राजमहल सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस सीट को लेकर लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। 4 फरवरी को अब एक बार फिर झारखंड की धरती पर शाह हुंकार भरेंगे। शाह यहां जेसीडी इंडस्ट्रियल मैदान में इफ्को नैनो प्लांट का शिलान्यास के साथ साथ पार्टी के विजय संकल्प रैली में भी भाग लेंगे। उनके आगमन को लेकर पूरा शहर बीजेपी के झंडों से पटा दिख रहा है। 4 और 5 को बाबा वैद्यनाथ की धरती प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय सम्मानित अमित शाह जी का प्रवास होने जा रहा है और उस दिन जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में वो इफ्को की एक बड़ी फैक्ट्री का सौगात देंगे और उनका आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। साथ में वो बाबा वैद्यनाथ का पूजा भी करेंगे और बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का देवघर की पवित्र भूमि में 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और जहां वहां पर कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से किसानों के आय को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स रेगुलेशन लाने की पहल उन्होंने की है। उसका एक सफल प्रयोग यहाँ की भूमि से हो रही है। फर्टिलाइजर कंपनी के शिलान्यास, उसका शिलान्यास करेंगे। शाह बाबा नगरी आए और बाबा के दर्शन ना करे ये तो नामुमकिन है और इसीलिए उनके आगमन से पूर्व जिला प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन तक सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एसडीओ दीपांकर चौधरी ने मंदिर पुरोहितों के साथ मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के जो संभावित आगमन का कार्यक्रम है देवघर में, उसी को लेके सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारियां की गई हैं और वो चाहे सीक्रेट तैयारियां हों चाहे विजिबल तैयारियां हों, वो पुख्ता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि एकदम सुरक्षित माहौल में यह विजिट हो, आम जनता को भी कोई परेशानी से नहीं हो। बाबा बैद्यनाथ के प्रांगण में फिर से हमारे अमित शाह जी हमारे पुष्करणी विद्यमान हैं। हम उनके तीर्थ पुरोहित हैं। इस बार भी हम उनको ढंग से पूजा कराएंगे, संकल्प कराएंगे, सारा व्यवस्था और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। राजमहल और सिंहभूम की सीट पर जो फैसला आएगा वो संथाल और कोल्हान में बीजेपी की जमीनी हकीकत और भविष्य को दर्शाएगा। ये बात अमित शाह भली भांति जानते हैं। शायद इसीलिए अपने बहुमूल्य दिनचर्या से समय निकालकर झारखंड दौरे को दोहरा रहे हैं। अब देखना है कि अपने इस दौरे में कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र वो देते हैं। देवघर से समाचार प्लस के लिए रंजीत की रिपोर्ट। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से 140 सीटों का यहां पर टारगेट रखा था, उन सीटों में झारखंड के राजमहल भी शामिल है। राजमहल के साथ साथ चाईबासा सीट भी शामिल है। ऐसे में लेकर जिस तरीके से बीजेपी तैयारियां कर रही है, उन सबके बीच एक बार फिर अमित शाह 4 फरवरी को देवघर पहुंचने वाले हैं। तमाम जानकारियों के लिए और बहुत सारे इसे लेकर चर्चा के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी रंजीत के साथ। रंजीत, एक बार फिर से यहां पर अमित शाह का दौरा होने वाला है, क्या कुछ है इसे लेकर पूरी जानकारी? रंजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तकनीकी खामियों की वजह से हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि बता दें कि आगामी आम चुनाव में बीजेपी झारखंड के राजमहल सीट को साधने के लिए कोई कसर अब नहीं छोड़ने वाली है। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस सीट को लेकर लगातार झारखंड दौरा कर रहे हैं। 7 जनवरी को भी वो यहां पर पहुंचे थे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने चाईबासा में एक जनसभा को संबोधित किया था और एक बार फिर हुंकार भरने के लिए वो देवघर पहुंच रहे हैं। बता दें कि 4 फरवरी को एक बार फिर से झारखंड की धरती पर अमित शाह हुंकार भरेंगे। बता दें कि अमित शाह जसीडीह इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल मैदान में पहुंचेंगे और विजय संकल्प रैली में भाग लेंगे। इस दौरान वो इफ्को नैनो प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर पूरा शहर बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है और इसके साथ ही यहां बता दें कि जसीडीह इंडस्ट्रियल मैदान जो है उसे भी तैयार किया जा रहा है। बता दें कि हाल के दिनों में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी से लेकर सभी विधायक प्रदेश के यहां पर जुटे थे और इन सबके बीच एक बार फिर अमित शाह का आगमन बाबा नगरी में। बाबा नगरी को जिस तरीके से तैयार और सजाया जा रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी राजमहल और चाईबासा सीट को साधने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, तैयारियों में जुटी है, कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ेगी। बता देंगे कि झारखंड की धरती पर 4 फरवरी को अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं और यहां पहुंचने के बाद वो संकल्प रैली में भाग लेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। फिर से जुड़ेंगे सहयोगी रंजीत के साथ। रंजीत, 4 फरवरी को यहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं और यहां पहुंचने के बाद वो संकल्प रैली में भाग लेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी तो मैं आपको बता दूं कि 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर आ रहे हैं और देवघर के जसीडीह स्थित इंडस्ट्रियल मैदान में जो है उनका विजय संकल्प रैली है। साथ ही इफ्को का नैनो प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे और इसकी तैयारी पूरी बीजेपी के साथ साथ जिला प्रशासन की कर रही है। पूरे शहर जो है बैनर और झंडे से भर चुका है और पूरी तरह से बीजेपी तैयारी में है और निश्चित तौर पर कई कार्यक्रम हो चुका है और लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और देवघर में कुछ दिनों पूर्व प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हुई थी और कल जो है जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए और सभी ने अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। और जी बिल्कुल, यहाँ पर रंजीत जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी या फिर केंद्र सरकार कह ले, यहाँ देवघर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है, चाहे बात वो एयरपोर्ट की हो, एम्स की हो, बस अड्डे की हो, अब इफ्को नैनो प्लांट की हो। लगातार शिलान्यास किया जा रहा है, कई उद्घाटन किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर देवघर वासियों को लुभाने की जो कोशिश है या फिर संथाल वासियों को जो लुभाने की कोशिश है वो बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। निश्चित तौर पर खुशबू, चूंकि बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विराजमान है, तो यहाँ पे बीजेपी जो है अपना 2024 का लोकसभा चुनाव का जो शंखनाद है जिसका वो बाबा वैद्यनाथ महादेव की नगरी देवघर से करने की इच्छा है और इसी को लेकर लगातार केंद्रीय शीर्ष नेता सहित कई दिग्गज सेलिब्रिटी जो है यहाँ पे बीजेपी के आ चुके हैं और लगातार आगमन हो रहा है। और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है, ताकि जो है संथाल परगना ही नहीं पूरे झारखंड के कुल 14 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल किया जाए, साथ ही साथ रामगढ़ उपचुनाव और चाईबासा के उपचुनाव को किस तरह से जीता जाए, इन कई मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी जो है आपस में विचार विमर्श को लेकर बैठक कर रही है और इनका यह दौर लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर इनका पूरा फोकस जो है
2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी रंजीत कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी सक्रिय दिखाई दे रही है झारखंड की धरती पे, लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाले हैं उसमें इसका कितना फायदा मिलता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धनबाद में ठंड ने अभी भी कहर ढाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर रेलवे कॉलोनी में बसी बस्ती को पिछले 2 दिनों से रेलवे द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान से हटाया भी जा रहा है। सभी अतिक्रमणकारी रेलवे में आउटसोर्सिंग में सफाई कर्मी है। सभी 50 परिवार को बिना नोटिस के इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इस दौरान इनसे खास बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन। गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाई जाती है कि गरीब और फकीर जो है वो बाहर ना सोए, लेकिन दूसरी ओर रेलवे ने बिना नोटिस दिए हुए रेलवे कॉलोनी में रहने वाले, रेल आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कई ऐसे सफाई कर्मी हैं जिनको बेघर कर दिया है, उनके घरों में बुलडोजर चला दिया है और अब वो सारे परिवार जो है आप देख सकते हैं रैन बसेरा में जिस तरह से फकीर रहते हैं उस तरह से लोग रह रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, भरी ठंड में बाहर की ओर सो रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे कॉलोनी में कितने दिनों से वो रह रहे थे और अभी जब बुलडोजर उनके घरों में चला है उसके बाद उनको पहले नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। एक बात बताइए कि कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? 60-70 साल से रह रहे हैं रेल का सेवा। मेरे नाना दादाजी पिताजी और अब हम लोग भी प्राइवेट में कर रहे हैं। रेल में जितना हम लोग सब है प्राइवेट में कर रहे हैं और मैंने हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया और हम लोग रेल का सेवा करते हैं और हम लोग का मैंने घर झोपड़ी तोड़ दिया। और देखिए यहाँ पे बाहरिया आके कैप्चर किया हुआ है, उन लोग को नहीं भगाया, उन लोग को पानी सब कुछ मैंने दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है और हम लोग को तोड़ के भगा दिया। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, पापा प्राइवेट जॉब करते और रेलवे का जमीन में हम लोग रह रहे। 3 दिन से हम लोग सब बाहर में। सुबह शाम को बोलते हैं कि नहीं टूटेगा, फिर सुबह आके फिर वही रूल है, सब सामान बाहर भेज दिया। नोटिस भी नहीं दिया। कल बोला नहीं टूटेगा, फिर आज लेबर मिस्त्री लेके आया, बोला टूटेगा। एक बात बताइए दीदी, कितने दिनों से रह रहे थे और क्या करते हैं आप? वही हम लोग भी 40-50 साल से रह रहे थे और वही सेवा शांति सब कर रहा है सरकारी के। यहाँ स्टेशन में मेरा लड़का लोग सब काम करता है। अभी देखिए घर से बेघर कर दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए। अभी तक तो रेलवे में कहाँ जाएंगे, घर भी नहीं ले पाते हैं, भाड़ा घर पैसा का दुख से बताइए कहाँ हम लोग जाएंगे। और क्या बोलें, छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर सब रोड में हम लोग हैं, रात भर ठंडा सीट में रहते हैं। और क्या बोलें। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे सर कि अभी भी तो हम लोग रेलवे में काम कर रहे हैं। कोरोना टाइम में हम लोग कोरोना में काम किए, बच्चा लोग का भविष्य नहीं देखे, हम लोग खुद गए उसमें, बाल बच्चा लेके हम लोग करते थे। रेलवे से लेकर के रेलवे सेंटर तक किए, भुल्ली तक काम किए हम लोग। और आज हम लोग लेन में 12 बजे 1 बजे रात को लाश कटता है, उसमें हम लोग जाते हैं। मेरा हस्बैंड जाता था, मेरा देवर जाता, मेरा बच्चा लोग जाता है। अब कहाँ जाएंगे हम लोग अभी? आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं। कुछ परिवारों का कहना है कि एक और से अतिक्रमण मुक्त भी किया जा रहा है कि इनको अतिक्रमण कहा जा रहा है जो रेलवे सेवा ले रही है इनसे। लेकिन इसी क्वार्टर में आप देख सकते हैं कई अतिक्रमित करके रहे हुए हैं और रेलवे इन पे कोई भी बुलडोजर नहीं चला रहा है। जितने भी यहाँ पे 3-4 घर हैं उस सारे घरों में कोई गुमटी चलाने वाला और कोई पान बेचने वाला उस लोग रहते हैं और रेलवे के कर्मचारी जो है वो भाड़े पे लगा के रखे। तो आप सोच सकते हैं कि एक और सरकार जो है गरीबों को, फकीरों को रहने के लिए रैन बसेरा देती है, दूसरी ओर रेलवे जो है उनके अधिकार क्षेत्र में जो सफाई कर्मी है सफाई करते हैं, उनकी गंदगी को साफ करते हैं, आज वो खुले आसमान में रहने को बेवश है। प्लस के लिए सहयोगी अमित के साथ कुंदन सिंह, धनबाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे सहयोगी कुंदन के साथ, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन, यहाँ पर रेलवे के द्वारा जमीन को जो अधिग्रहण किया गया था उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आरोप जो लग रहे हैं रेलवे पे वो ये कहा जा रहा है कि बिना नोटिस के ये कार्रवाई की जा रही है। आपको खुशबू मैं बता दूं कि पिछले 2 दिनों से
हिल रेलवे कॉलोनी में जो है हिल कॉलोनी है और फिर सुपर कॉलोनी है, ऑफिसर्स कॉलोनी है। यहाँ पे जितनी भी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी है जिन्होंने कोविड के समय जो है रेलवे को योगदान दिया था, धनबाद से लेके गढ़वा तक, पलामू से लेकर गया तक, उन अब कर्मचारी जो है रेलवे कॉलोनीज में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे, अब उनको बिना नोटिस दिए हुए इस ठंड के मौसम में बेघर कर दिया गया है, उनके घरों में बुलडोजर चला दिया गया है। ऐसे कई परिवार हैं जो अब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जो आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि खुशबू आपको मैं बता दूं कि धनबाद के इन क्षेत्रों में खासकर क्राइम ग्राफ जो है बहुत बढ़ा हुआ है और वहां पे कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके जो बहुत यंग है और अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है, कौन होगा, ये रेलवे को देखना पड़ेगा। जी खुशबू। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कुंदन कि ये परिवार अभी फिलहाल खुले आसमान के नीचे अपना जुगत लगा के बैठा हुआ है, परेशान है, इन सब के बीच क्या इनसे मिलने अब तक कोई जिला प्रशासन का अधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं क्या? आपको मैं बता दूं, चूंकि धनबाद में पिछले 2 दिनों से अगजनी की जो घटना हुई थी उसमें सारा प्रशासन लगा हुआ था और आज जब बुलडोजर जब चला तो उसकी रोकथाम के लिए कई यूनियन लीडर्स जो है, रेल यूनियन लीडर्स जो है वो बीच बचाव में आए हैं, लेकिन तब तक 50 घरों को तोड़ दिया गया था खुशबू। और अब जो है चूंकि कल भी तोड़ दिया गया था, कल भी लगभग 26 घर को तोड़ा गया था और आज 50 घर को तोड़ दिया गया है, तो अब वो जो है खुले आसमान के नीचे में रहेंगे। और जब आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 दिनों से धनबाद में शीतलहरी रातों में जैसे शाम होता है 5 बजे के बाद शीतलहरी चलती है, तो आखिर ये जितने भी परिवार है, ये परिवार आखिर जाए तो कहाँ जाए। एक और सरकार जो है गरीबों के लिए रैन बसेरा बना रही है, दूसरी और रेलवे जो है ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कोविड के समय इनको योगदान दिया उनको खुले आसमान के नीचे रख दिया गया है खुशबू। बिल्कुल, यहाँ रेलवे की जो कार्रवाई देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं अपने ही कर्मचारियों के साथ देखने को मिल रही है। ऐसे में जो ये कर्मचारी यहाँ पर जो बेघर हो गए हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, उन्हें उनकी क्या कुछ मांगे और वो क्या कुछ कह रहे हैं? खुशबू, उनका साफ कहना था, जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका साफ कहना है कि अगर वक्त मिलता, अगर पहले से नोटिस दे दिया जाता है कि रेलवे जो है ये जितने भी क्वार्टर्स हैं, क्योंकि कई अबेंडन क्वार्टर को भी जो है रेलवे तोड़ रही है, एक और रेलवे तोड़ भी रही है और दूसरे और रेलवे के ऑफिसर्स हो चाहे कर्मचारी हो वो अपने क्वार्टर को भाड़े पे दे दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका पोस्टिंग गढ़वा हो, गोमो हो, बरवाडी हो, लातेहार हो, वैसे भी कर्मचारी जो है भाड़े पे दे दे रहे, तो वो सब क्वार्टर अगर इनको आवंटित कर दिया जाता है, क्योंकि अब कल से रेलवे के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनकी सफाई को जो है अगर अवरुद्ध कर देते हैं ये कर्मचारी तो बहुत ही मुश्किल होगा धनबाद को। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे थे धनबाद की, जहां पर रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाओ जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, यहाँ पर यह एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच यहाँ जो कर्मचारी है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बता दें कि ये वही कर्मचारी है जो कोविड के समय पर अपना योगदान दे चुके हैं और यहाँ पर इनके साथ रेलवे के द्वारा ये कार्रवाई जो की जा रही है, इससे पहले रेलवे ने एक नोटिस तक इन्हें नहीं दिया, जिससे अब इनमें आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब इन परिवारों की ओर जिला प्रशासन या फिर रेल प्रशासन कब तक ध्यान दे पाती है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब बात करते हैं बिहार की, जहां जगदेव जयंती के नाम पर जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा का मतभेद एक बार फिर से खुलकर सामने आने लगा है। बिहार में पार्टी जगदेव जयंती मना रही है, लेकिन इस जयंती समारोह में उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाया गया है, उन्हें इससे अलग रखा गया है। यहां तक कि इस समारोह को लेकर पार्टी के पोस्टर में भी उपेंद्र कुशवाहा गायब है। इधर दरोगा राय पथ स्थित पटेल भवन में उपेंद्र कुशवाहा की जगदेव जयंती में उनके समर्थक शामिल हुए। यहां उपेंद्र कुशवाहा खुलकर नीतीश कुमार के विरोध का सुर गा रहे थे। तो जगदेव जयंती को लेकर आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू
नजर आ रही है। आर पार के मूड में उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू यहां पर दिख रही है। भारी घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड में जारी घमासान और तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जगदेव जयंती पर गुरुवार को अलग कार्यक्रम कर चुके हैं। आज ही ये कार्यक्रम देखने को मिला। हालांकि इन सब के बीच बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के एक और नेता जो उमेश कुशवाहा है, उन्होंने भी यहां पर उपेंद्र कुशवाहा से एक अपील की थी कि जगदेव जयंती अलग से इसको लेकर कोई कार्यक्रम ना करे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इनकी बात को अलग कर दिया और आज उन्होंने एक जगदेव जयंती को लेकर दरोगा राय पथ स्थित पटेल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यहां पर उनके समर्थक भी नजर आए। अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाना और पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, ये प्रदेश मुख्यालय से लेकर हर प्रखंड मुख्यालय तक की पार्टी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मना रही है और इसका भव्य आयोजन किया गया है और उसमें सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी और सभी लोग शरीक हो रहे हैं। अब ये सब चीज़ पर सवाल जवाब नहीं करिए, अब सीधे आप लोग सब चीज़ समझ रहे हैं। समझे कि जो जगदेव बाबू जो चाहते थे, जगदेव बाबू का जो सपना था, जो शोषित समाज, जो उपेक्षित समाज, उसको आगे बढ़ाने का, इसको लेकर जो हम लोग ने, हमारे नेता ही श्री नीतीश कुमार जी हैं जो उनके आदर्शों और उनको विचारों को लेकर चल रहे हैं। अरे भाई, हम तो बता रहे हैं कि पार्टी ही कमजोर हो रही है। पार्टी ही जब कमजोर होगी तो स्वाभाविक रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर होगा, नीतीश कुमार जी भी कमजोर होंगे, सब कमजोर होगा। तो जब पार्टी कमजोर रही, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर न हो, मजबूत कैसे हो, इसके लिए कोशिश करनी है ना। अरे नीतीश जी ने कहा कि 75 लाख सदस्य बन गया, तो आप लोगों ने देखा है ना भाई, 2020 विधानसभा चुनाव के पहले हम नहीं थे पार्टी में उस वक्त, लेकिन उस वक्त जो दावा किया जा रहा था कि बिहार भर में 1.5 लाख लोग बूथ कमेटी के सदस्य बने हैं, गांधी मैदान में बुलाया गया, कहा गया, आंकड़ा दिया गया 1.5 लाख और 5,000 लोग भी नहीं आए मुख्यमंत्री जी जबकि उपस्थित थे। इस वक्त हलचल मची हुई है, जहां जेडीयू में जो टूट के आसार है वो दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में है, जहां पर उन्हें लेकर कई बातें सामने आ रही है। नीतीश कुमार से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा और इन सब के बीच जगदेव जयंती के नाम पर जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा का मतभेद एक बार फिर देखने को मिला है। यहाँ बिहार में पार्टी जो है जगदेव जयंती मना रही है, लेकिन इस जयंती समारोह में उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल भी शामिल नहीं है। उन्हें बिल्कुल इस कार्यक्रम से अलग रखा गया है। यहाँ तक कि समारोह का जो पोस्टर बनाया गया है पार्टी के द्वारा, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा गायब है। इधर इन सब के बीच दरोगा राय पथ स्थित पटेल भवन में उपेंद्र कुशवाहा की जगदेव जयंती में उनके समर्थक शामिल हुए। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि अगर महाराणा प्रताप जयंती पर जेडीयू नेता अलग कार्यक्रम कर सकते हैं तो जगदेव जयंती पर उन्हें आयोजन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिस तरीके से यहाँ पर जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की दूरियां बढ़ते जा रही है, उस बीच कयासों का बाजार गर्म है और ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इन सब के बीच दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह के साथ मिलकर लव कुश समीकरण बना सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है बिहार की राजनीति से, उससे ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह के साथ मिलकर कभी भी लव कुश समीकरण बना सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने ये भी कहा है
कि पार्टी वो छोड़कर नहीं जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जेडीयू में जो ये घमासान मचा है वो कहां तक पहुंचता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के साथ। राजीव, यहां पर महाराणा प्रताप जयंती को लेकर उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा से एक अपील की थी कि अलग से कार्यक्रम ना करे, जिसके बाद आज हमने देखा कि महाराणा प्रताप तो नहीं लेकिन यहां पर जगदेव जयंती का अलग एक कार्यक्रम रखा गया, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन वाले जो कोयरी नेता थे शायद वो वहां पर शामिल हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है जेडीयू में, जल्दी से बताइए। नहीं, देखिए खुशबू, दरअसल में शहीद जगदेव की जयंती आज मनाई गई है और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, और जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का अलग गुट है वो, या फिर बीजेपी, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने जगदेव प्रसाद को याद किया है जयंती के बहाने। लेकिन जदयू के भीतर जो देखने को मिला यह वाकई में काफी दिलचस्प था, क्योंकि जदयू एक तरफ मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर पार्टी कार्यालय में जगदेव प्रसाद की जयंती मना रही थी, तो वहीं 500 मीटर दूर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा भी एक जयंती मना रहे थे जगदेव प्रसाद की, और उसमें भी जदयू के ही कई नेता और कार्यकर्ता जो है वो शामिल थे। यानी कहीं ना कहीं से उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ आज बता दिया कि अभी वो जदयू में तो रहेंगे लेकिन जदयू में रह करके वो बगावत का बिगुल जो है वो फूंकते रहेंगे। हालांकि उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, जब उनसे हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने यह कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में है ही नहीं, लिहाजा उनको उनकी जो भी इच्छा है वो अपना करते रहे। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू, आप अगर देखी होंगे उनके बैनर में, तो उनके बैनर में तीर छाप उनके बैनर में भी था। उनका ये साफ कहना है कि भाई वो अभी भी जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पार्टी से उनको निष्कासित नहीं किया गया है। और नीतीश कुमार के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो काफी हमलावर थे। उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार ने जब उनको 2020 में जब विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की करारी हार हुई थी और उसके बाद जब उनको बुलाया गया था तो नीतीश कुमार ने उनको बंद कमरे में यह कहा था कि आने वाले दिनों में जदयू के जो वारिस हैं वो आप होंगे। यानी कि नीतीश कुमार के बाद जदयू पार्टी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की होगी। और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार पिछले 2 साल से जदयू के लिए एड़ी चोटी एक लगा दिए थे। इवन की उनका जो अपना संगठन था उस संगठन का विलय भी उन्होंने जदयू में करवा दिया था। लेकिन जब वक्त आई गद्दी सौंपने की तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम ले लिया। जो तेजस्वी यादव जो है उनका पूरा परिवार जो है परिवारवाद से आगे निकल नहीं पाया, यानी कि तेजस्वी पर भी उन्होंने निशाना साधा। इस तरीके से आज आप कह सकती हैं कि आज का दिन जो है वो जदयू के लिए कई मानों में अच्छा इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जगदेव प्रसाद की जयंती के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने आज जदयू में 2 लकीरें निश्चित तौर पर खींच दी है। एक लकीर जो है वो यह बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू के भीतर रह करके बागी हो चुके हैं। वहीं दूसरी लकीर उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी खींचने की कोशिश की है कि आखिर तेजस्वी के साथ यानी कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ है जदयू का, वह कहीं से भी जनता का गठबंधन नहीं है और जनता ने इसे सिरे से नकार दिया है। क्योंकि आप देखी होंगी खुशबू की कुटनी का उपचुनाव जो है वो जदयू हार गई, आरजेडी जो गोपालगंज का चुनाव हार गई। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो यह बताने की अब लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि आरजेडी के साथ जाना उनका कहीं से भी पार्टी के लिए मंगलदायक नहीं रहा है। जी खुशबू, बिल्कुल। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर बागी हो चले हैं, ऐसे में जेडीयू पर क्या कुछ असर पड़ता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।